हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान। और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो एमपी बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसी को हम हिंदी में कहते हैं राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे इस चैप्टर से जो कि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास 12 हिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये वाला जो लेक्चर मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इससे फायदा ले सकते हैं जो कि क्लास 12 एमपी बोर्ड के आर्ट्स के या ह्यूमैनिटीज ग्रुप के स्टूडेंट है। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मौर्यकालीन इतिहास के कोई 2 स्रोत लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यदि हम बात करें सभ्यता की, सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद में ऋग्वैदिक पीरियड आता है। उसके बाद में फिर हम बात करें तो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड आता है और फिर महाजनपद काल शुरू होता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे महाजनपद होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और संपूर्ण भारत जो है 16 महाजनपद में विभक्त होता है और उनमें से सबसे शक्तिशाली होता है मगध। और मगध में भी महत्वपूर्ण राजवंश जो आता है वो मौर्य वंश आता है। तो आपका 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन इतिहास के कोई 2 स्रोत बताइए या फिर मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन हिस्ट्री के कोई 2 सोर्सेस हमें बताना है जिससे इनके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हम सोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा मेगास्थनीज की इंडिका। आपको सभी को पता है मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत में आया था। तो उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडिका। दूसरा आएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के हम पॉलिटिकल टीचर की बात करें या उनके राजनीतिक गुरु की बात करें, हम जिनकी मदद से या सहायता से वो शासक बनते हैं, तो उनका नाम होता है चाणक्य। चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो सेकंड नंबर का सोर्सेस हो जाएगा हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद में थर्ड हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख। यदि हम मौर्य वंश की बात करें तो इसका सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता होता है, जिसको हम सम्राट अशोक या चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। और इनके द्वारा भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू करवाया गया था और इनके द्वारा कई शिलालेखों का निर्माण भी करवाया गया था। तो यह भी इनके इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। और इसके बाद में लास्ट में आता है पुरातात्विक साक्ष्य, या इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। मतलब खुदाई के दौरान या फिर पुराने जो महल है, सिक्के हैं, मंदिर है, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है तो वो भी मौर्यन हिस्ट्री का या मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के अच्छे सोर्सेस हैं। तो हम इनमें से कोई भी 2 सोर्सेस यदि करेक्ट एग्जाम में लिख देंगे तो हमारे 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण लिखिए। मतलब मगध जो साम्राज्य था 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसके इमरजेंस के कोई 2 कारण हमें बताना है कि किस कारण से ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ या बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल किंगडम बना। तो इसमें हम देख लेते हैं कारण। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, या इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध किंगडम, मगध साम्राज्य के उदय होने के कारण। तो सबसे पहला आएगा चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक महान जैसे शक्तिशाली शासक। तो इसके उदय होने का सबसे पहला कारण तो यही होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे प्रतापी, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक इस वंश में होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं मौर्यों की विशाल सेना। यदि हम मगध की बात करें तो मगध के पास में अपनी विशाल सेना थी। मेगास्थनीज की बुक आती है इंडिका और उसमें मेगास्थनीज ने वर्णन भी कर रखा है कि इनके पास में एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत विशाल सेना थी और पूरी आर्मी को इन्होंने 6 टुकड़ियों में बांट रखा था। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मगध के वनों में हाथियों की अधिकता। यहाँ पर एक और इनका जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि मगध की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काफी जंगल थे
और उन जंगलों में हाथियों की अधिकता थी। तो हम कह सकते हैं एलिफेंट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन मगध फॉरेस्ट, मगध के वनों में हाथियों की अधिकता, तो ये भी इनके शक्तिशाली होने का एक कारण रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें गंगा का उपजाऊ मैदान। यदि पूरे मगध किंगडम की हम बात करें, मगध हम साम्राज्य की बात करें, तो ये गंगा के उपजाऊ मैदान पर स्थित था, जिसके कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर हम कह सकते हैं कि कृषि बहुत अच्छी होती थी, और ये भी शक्तिशाली होने का एक कारण होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम में लिखेंगे मगध के उत्कर्ष के कारण या मगध के शक्तिशाली होने के कारण। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक जैसे महान एवं महत्वाकांक्षी शासकों का होना। दूसरा, मौर्यों के पास विशाल सेना थी। तीसरा, हम यदि बात करें तो मगध में वनों में हाथियों की अधिकता। और चौथा आ जाएगा गंगा का उपजाऊ मैदान। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई दो कारण लिखिए। तो यहाँ पर हमने देखा मौर्य साम्राज्य या फिर मगध हम महाजनपद की बात करें तो ये सबसे शक्तिशाली बनता है, लेकिन एक न एक दिन इसका भी अंत होता है और इसका भी पतन होता है। तो क्या कारण रहते हैं जिसके कारण इसका डाउनफॉल होता है या फिर पतन होता है? तो यहाँ पे हमने लिखा है रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, या फिर हम कहेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। सबसे पहला कारण है यहाँ पर अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, या इसी को हम कहेंगे वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका। तो यहाँ पे हम देखते हैं अशोक सबसे हम कह सकते हैं महान और प्रतापी शासक होता है, महत्वाकांक्षी शासक होता है, लेकिन यदि इसके बाद के हम उत्तराधिकारियों की बात करें या फिर इसके बाद की पीढ़ी की हम बात करें, जनरेशन की बात करें, तो वो इतने ज्यादा एबल नहीं होते, इतने ज्यादा योग्य नहीं होते हैं, और इतने बड़े विशाल साम्राज्य को वो आसानी से संभाल नहीं पाते हैं। सेकंड, यहाँ पे मगध साम्राज्य का विशाल होना। तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मगध इतना विशाल हो गया था कि अशोक के बाद के जितने भी रूलर्स हुए या जितने भी शासक हुए वो उसको संभाल नहीं पाए। थर्ड है अशोक की धार्मिक नीति। आपको सभी को मालूम है अशोक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का उसने दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया था, देश विदेश तक, जिसके कारण से अपने ही अशोक के क्या बने बैठे थे, शत्रु बन गए थे। तो अशोक की धार्मिक नीति के अंतर्गत ही आ जाएगा। और चौथा पॉइंट है आंतरिक कलह। अशोक के बाद की यदि हम बात करें तो राज्याभिषेक के लिए काफी हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर आंतरिक कलह या गृह युद्ध जैसा माहौल चल रहा था, और उसके कारण भी मौर्यन जो एम्पायर था या फिर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो होता है उसका पतन हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो पहला तो हो जाएगा अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, दूसरा हो जाएगा मगध साम्राज्य का विशाल होना, तीसरा हो जाएगा अशोक की धार्मिक नीति, और चौथा हो जाएगा आंतरिक कलह। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इतिहास लेखन में अभिलेखों के कोई दो महत्व लिखिए। मतलब जब भी हम इतिहास लिखते हैं या फिर जब भी इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं तो उसमें जो अभिलेख मिलते हैं, पास में आपको साइड में चित्र भी दिख रहा होगा अभिलेख का, तो ये जो अभिलेख मिलते हैं, राइटिंग्स मिलती है, इनकी क्या भूमिका रहती है? तो हमने हमारे उत्तर में हेडिंग लिखी है इतिहास लेखन में अभिलेखों की भूमिका। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं महत्व इसके। उस समय के राजतंत्र के बारे में पता चलता है। तो जो भी सम्राट उस समय अभिलेख लिख गए हैं तो उससे उनके राजतंत्र के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार की उनकी शासन प्रणाली थी और किस प्रकार से वो अपने राज्य में शासन किया करते थे। सेकंड हम बात करते हैं उस समय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम अभिलेखों को अच्छे से पढ़ेंगे, इतिहासकार अभिलेखों को अच्छे से समझेंगे, तो उन्हें उस समय के समकालीन यदि हम बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। तो हमने इन्हें इंग्लिश में लिख दिया है टू नो अबाउट द मोनार्की ऑफ दैट टाइम। उस समय के राजतंत्र के बारे में पता चलता है। सेकंड, टू नो अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट टाइम। उस समय के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में भी हमें इनसे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है गुप्त काल की जानकारी के कोई दो स्रोत बताइए। जैसे हमने मौर्य काल की जानकारी के स्रोत बताए हैं, कौन कौन से स्रोत बताए हैं एक बार मैं दोहरा देता हूँ। मेगास्थनीज की इंडिका, चंद्रगुप्त का चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसके बाद में अशोक के अभिलेख, और फोर्थ पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। इसी प्रकार से गुप्त काल की जानकारी के भी हमें क्या बताना है, दो स्रोत बताना है जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है।
तो सबसे पहला स्त्रोत है यहाँ पर हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक होता है गुप्त वंश का, और उसके दरबारी कवि का नाम होता है हरिसेन, और हरिसेन समुद्रगुप्त के ऊपर एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। तो इससे हमें गुप्त राजवंश के बारे में पता चलता है। सेकंड है चीनी यात्री फायान के यात्रा दस्तावेज। गुप्त साम्राज्य के समय की यदि हम बात करें तो उस समय एक चीनी यात्री या चाइनीज ट्रेवलर भारत आया था, और उसने उस समय जो भी भारत में देखा वो उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चीनी यात्री का यात्रा दस्तावेज, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेवल अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फायान। उसका नाम क्या था? फायान था। इसके बाद में पुरातात्विक साक्ष्य आप सभी में लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे उस समय के महलों से हमें जानकारी मिलती है, उस समय के मूर्तियों से हमें जानकारी मिलती है, बिल्डिंग से हमें जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। सिक्के भी इतिहास की जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो इन सबसे भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो हम लिख देंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सच एज कॉइन्स, स्टैच्यूज एटसेट्रा। और चौथे नंबर पे आएगा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा था, और नाटक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस, और इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे विशाख दत्तास प्ले मुद्रा राक्षस। तो गुप्त वंश के बाद जानकारी के स्रोत हमारे कौन कौन से हुए? तो पहले तो हम लिख सकते हैं चीनी यात्री के यात्रा दस्तावेज जैसे फायान। सेकंड हम लिख सकते हैं हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। थर्ड हम लिख सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उस समय के बिल्डिंग्स, उस समय के सिक्के इत्यादि। और फोर्थ हम लिख सकते हैं विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम मूव करते हैं। मेगास्थनीज कौन था? पीछे आप यदि अच्छे से देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एक व्यक्ति की आपको स्टेचू दिख रहा है, और ये स्टेचू जो है वो मेगास्थनीज का है। ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत में आया था, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। तो हम इसमें लिखते हैं मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेलुलस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक से मौर्य काल के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हमने लिखा मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर, ये एक राजदूत था, हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेलुकस निकेटर। हम कह सकते हैं वेस्ट एशिया के सेलुकस निकेटर के द्वारा इसको भेजा गया था। ही रोट अ बुक एंटाइटल्ड इंडिका, और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर और मौर्यन पीरियड, इससे हमें मौर्य काल के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिलती है। तो मेगास्थनीज के ऊपर क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस 16 महाजनपदों के नाम जो है वो थोड़े से लर्न कर लेना है। जैसे कौन कौन से? तो मल्ल महाजनपद था, छेदी महाजनपद था, वत्स था, कुरु था, पांचाल था, मगध सबसे शक्तिशाली था, सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद में हम बात करें तो काशी था, कौशल था, वज्जी था, मत्स्य था, सुरसेन था, अस्का था, अवंती था, गंधार था और कंबोज था। तो ये उस समय के 16 महाजनपद है, और संपूर्ण जो अपन कह सकते हैं जो भारत था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कवर हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन है शिलालेख क्या होते हैं, या शिलालेख किसे कहते हैं? अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है शिलालेख लिखित अभिलेख होते हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म में होते हैं, जिन्हें या तो हम किसी गुफाओं पर लिख देते हैं या फिर पुरानी चट्टानों पर खोद खोद कर लिख दिया जाता है। आगे लिखा भी है इसमें, जिन्हें गुफाओं पर पत्थर के द्वारा खंबे पर दीवारों पर उकेरा जाता है। प्रारंभ के महत्वपूर्ण शिलालेख 3री शताब्दी के अशोक के शिलालेख। यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो शिलालेखों का जो भारत में प्रचलन स्टार्ट करवाया गया था वो अशोक के द्वारा करवाया गया था, और अशोक के शिलालेख प्रारंभिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं, जिन्हें कौन सी लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और ब्राह्मी लिपि के प्राकृत रूप में इनको लिखा गया था। तो हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस आर द रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो शिलालेख होते हैं वो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स, जिन्हें कि अपन कह सकते हैं पत्थर के ऊपर उकेरा जाता है, पिलर्स के ऊपर, स्तंभों के ऊपर उकेरा जाता है, वॉल्स ऑफ केव्स, और गुफाओं की दीवारों के ऊपर उकेरा जाता है। द अर्लिएस्ट डेसिफर्ड एपिग्राफिस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट लेंथ आर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। यदि हम अर्लियर
इंस्क्रिप्शंस की बात करें, प्रारंभिक शिलालेखों की बात करें, तो वो अशोक के शिलालेख माने जाते हैं, जो कि 3री शताब्दी के हैं, जिनको प्राकृत रूप में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि की प्राकृत रूप में लिखा गया है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी आपके एमपी बोर्ड में आने के हैं इस चैप्टर से, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, या फिर इसी को हम हिंदी में कहते हैं राजा, किसान और नगर, तो इसके 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। मेरा वैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं आपको 3 मार्क्स वाले भी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर करवाऊं। जब तक आप भी घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि 17 फरवरी से आपकी एग्जाम्स स्टार्ट है। थैंक यू।